हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बायोटेक नेट एंकी। और काफ़ी लंबा टाइम का ब्रेक हो गया था हम लोग के पढ़ाई में। बट मैंने सोचा था चैप्टर 2 एनसीईआरटी का कंप्लीट कर दूंगी। और इसीलिए आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बिजी हो गई थी, थोड़े एग्जाम्स थे और फिर इंटरव्यूज थे। तो इंटरव्यूज और एग्जाम में थोड़ा उनकी प्रिपरेशन में और फिर एग्जाम देने में उसमें थोड़े बिजी हो गए थे, इसलिए वीडियोस रिकॉर्डेड नहीं हो रही थी और मेरे पास एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स भी नहीं थी जिसको अपलोड किया जा सके। तो आज से मैंने वापस से अपना चैनल स्टार्ट किया है। होप आप लोगों का पुराना सपोर्ट, एक्साइटमेंट और वही ढेर सारा प्यार मिलेगा इस चैनल पर, मतलब अभी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक कैरेक्टर हम लोगों को पता है वो है ये कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। तो पावर हाउस क्यों? पावर हाउस क्या करते हैं? पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, यानी एनर्जी जनरेट करते हैं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल में एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। ठीक है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट करती है? एटीपी के फॉर्म में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये एक मेन एनर्जी रिच कंपाउंड है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ तक होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से नोट्स जितना निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिंगुलर वर्ड होता है उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, क्योंकि एक सेल में मोर देन वन माइटोकॉन्ड्रियंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आर फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक में क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। सारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। Some cell may have a single large mitochondrion, but more often a cell has 100 or 1000 of mitochondria at variable location in cell डिपेंडिंग अपॉन द सेल फंक्शन। तो कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास एक ही लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल में बहुत ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। उनके फंक्शनिंग के हिसाब से, यानी उन्हें कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। और तो जैसे कोई स्मॉल सेल है, उसे सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन से इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उसमें एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होगा। लेकिन एक लार्जर सेल है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी, ताकि इस सेल की जो एटीपी रिक्वायरमेंट है यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ ये लाइन यही कह रहा है, यहाँ से कुछ भी नोट्स बनाने जैसा नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया possesses recognizable morphological characteristic despite considerable variability in appearance। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी एक मॉर्फोलॉजी होता है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये माइक्रोस्कोप में इजीली क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेबल होता है। ठीक है। A typical mitochondria is sausages shape। तो एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? सॉसेजेस शेप जैसा। तो सॉसेजेस आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ इस तरह दिखता होगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसे हाईलाइट कर लेते हैं, शेप सॉसेजेस शेप्ड। ठीक है। In electron micrograph, they appear mostly as a rod shape or cylindrical। अगर हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखा है, तो ये किस तरह दिखता है? ये रॉड शेप दिखता है और या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। दे वेराई
in size within the range 3.0 to 10 micrometer long and 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है, यानी दिस इज द लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, जो कि आपका होता है 3.0 टू 10.0 माइक्रोमीटर, और जो ये आपका विड्थ होती है ये होती है 0.5 टू 1.5 माइक्रोमीटर। तो ये याद करने वाली चीज है, आप लोग इसे याद रखिएगा इस वैल्यू को। Each mitochondrion is double membrane bound structure, that is outer and the inner membrane. Each consists of phospholipid bilayer with proteins। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। तो वैसे ही सेम स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियन का होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी क्या हुई? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हुई? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हुई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, और जो भी प्रोटीन्स के पैचेस प्रेजेंट होते थे, जैसा हम लोगों ने सिंगर एंड निकोलसन मॉडल में देखा था। सेम स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियन के मेम्ब्रेन जैसा है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और माइटोकॉन्ड्रियन के आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया होगा, ये दो मेम्ब्रेन की बनी है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? ऐसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये याद करने वाला पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। The outer membrane is smooth but the inner membrane has an infolding called cristae। ठीक है, cristae, और सिंगुलर क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इनर मेम्ब्रेन को अलग स्ट्रक्चर यानी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है इसकी इनफोल्डिंग्स, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है इसमें, और इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टे, और ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, और इसमें इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, इनफोल्डिंग, और ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। रेगुलर स्ट्रक्चर होता है आउटर मेम्ब्रेन का, और इनर मेम्ब्रेन का इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। इस सिंगल पार्ट को हम लोग क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टा। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स इट कंपैरेटिवली लार्जर सरफेस एरिया। तो ये क्रिस्टी क्या करती है? ये सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। ठीक है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, यहाँ से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। The inner membrane divides the mitochondria into two internal compartments। इनर मेम्ब्रेन की वजह से दो इंटरनल कंपार्टमेंट बन रहे हैं। एक इंटरनल कंपार्टमेंट ये है जिसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, और एक कंपार्टमेंट आप लोगों का ये है। ठीक है, तो ये दो इंटरनल कंपार्टमेंट में इनर मेम्ब्रेन आप लोगों का डिवाइड कर रही है। The inner membrane divides the mitochondria into two internal compartments. The narrow region between हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से हाईलाइट करते हैं। The narrow region between the inner and outer membrane is perimitochondrial space। तो ये जो रीजन है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे हम लोग कह रहे हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
ठीक है। एंड द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट लाइंड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो कंपार्टमेंट है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कह रहे हैं। होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ना है फर्दर चैप्टर्स में, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स कंटेन ऑल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या होता है ये हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो इनके पास क्या होते हैं, इनके पास सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं जो टीसीए में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये टीसीए और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम लोग को फर्दर पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए यहाँ हम लोग इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एटीपी सिंथेसिस, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, और इस ये क्या सिंथेसाइज करता है, एटीपी सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और इसे हम लोग डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं, और कि किस तरह से एटीपी सिंथेसिस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल, और इनके पास डीएनए मॉलिक्यूल है तो राइबोसोम्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि 70s होते हैं। ठीक है, एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, तो इनके पास जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ताकि प्रोटीन और एंजाइम के सिंथेसिस कर सके राइबोसोम्स, और क्या प्रेजेंट होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, 70s राइबोसोम और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। Some of the mitochondrial proteins are synthesized by gene present on mitochondrial DNA, तो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से। ठीक है, और कुछ आउटर से भी लेने पड़ते हैं, और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से प्रोटीन्स और एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज यहाँ तक हो गया। Therefore माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स is the site of organelle DNA replication, transcription, protein synthesis and other enzymatic processes. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक साइट होता है जहां पे डीएनए, ऑर्गेनल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और अदर एंजाइमेटिक प्रोसेसेस भी होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही आपका टीसीए साइकिल भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, यहीं पे आपका टीसीए साइकिल होता है। ठीक है, इसी मैट्रिक्स में आप लोगों का टीसीए साइकिल प्रोसेस हैपन होता है, और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और अदर एंजाइमेटिक प्रोसेसेस भी होते हैं। ठीक है, वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ वेल ओवर 1000 proteins which are varying within and between the species in response to needs of organism। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास thousands of proteins present होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देते हैं जो ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ से होप आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो चुका होगा। हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए हैं, और जो भी मेन पॉइंट्स है जिसे हाईलाइट भी कर लिया है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। हम लोगों को पता है क्रिस्टी क्या है, ये जो क्रिस्टी है यहीं पे आप लोगों का F0 और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्या प्रेजेंट होता है, ये एक पार्टिकल है जो कि हम जिसे कहें F0 F1 पार्टिकल होता है, जो कि आपका एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यही आपका एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, एडीपी प्लस पीआई से आपका एटीपी बनाएगा, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इसी क्रिस्टी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रिस्टी पे। इसके पास अपना जीनोम प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए, और 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल के कुछ एंजाइम इसी से सिंथेसाइज होते हैं। ऑर्गेनल डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे हैपन होता है, मतलब यहाँ पे कराया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारे प्रोसेस यही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका टीसीए साइकिल भी होता है। ठीक है, इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है सेल का, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इनर, और ये सिमिलर होता है किसके, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है। राइबोसोम प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट है। अब हम लोग आते हैं एआई जनरेटेड इमेज देखते हैं किस तरह का ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस पे कौन सा कलर हाईलाइट होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कलर भी उतना विजिबल नहीं हो पा रहा है, येलो कलर तो बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा है। वाइट कलर भी नहीं विजिबल हो रहा है। तो रेड कलर यूज करके देखते हैं। रेड कलर भी विजिबल नहीं है, कोई भी कलर इसमें उतना विजिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ग्रीन ही चूज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, और ये किससे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बन रहा है, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है आपका, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है जिसमें क्रिस्टी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये आपका सिंगुलर सिंगुलर क्रिस्टा कहलाता है। इसके पास अपना जीनोम प्रेजेंट होता है, और ये आपका राइबोसोम्स है। और क्या देखा था हम लोगों ने, इनके पास कुछ मैट्रिक्स ग्रैन्यूल होते हैं, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और यहीं पे आपका F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहीं पे आपका F0 F1 पार्टिकल होता है जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट, शायद क्लोरोप्लास्ट है टॉपिक, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। #बायोटेक नेट।